Hello friends, this is Zulima. Hope you all fine and welcome to our channel Dreamwings. In our previous video, we have discussed about Piaget's theory of cognitive development. Today we will be discussing about socio-cultural development theory of Vygotsky. Lev Semenovich Vygotsky, जो कि थे एक रशियन साइकोलॉजिस्ट और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो उन्होंने किन किन चीज़ों पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया उसे अब देखते हैं। उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया अपनी सोशल इंटरैक्शन पर, कल्चर पर एंड लैंग्वेज पर। सोशल इंटरैक्शन, कल्चर एंड लैंग्वेज, इन तीनों पर उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया। हालांकि पियाजे ने क्या कहा था, उन्होंने सिर्फ अपना जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया, जो कि उन्होंने कुछ स्टेजेस के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया था अपने जो थियोरी था उसमें। तो उसमें उन्होंने सोशल इंटरैक्शन के बारे में ज़्यादा एलेबोरेटली नहीं कहा था और जो लैंग्वेज है उसके बारे में भी ज़्यादा कुछ उन्होंने डिस्कस नहीं किया था, जबकि वाइगोत्स्की ने सोशल इंटरैक्शन, कल्चर एंड लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस दिया था। तो किन किन टर्म्स के बारे में उन्होंने अपनी थियोरी में एक्सप्लेन किया उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो टर्म्स, किन किन टर्म्स के बारे में उन्होंने बताया, तो पहला टर्म था स्कैफोल्डिंग, सेकेंड इज मोर knowledgeable other, third is zone of proximal development. Right, scaffolding, more knowledgeable other and zone of proximal development, इन तीन मेजर टर्म्स के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। कुछ माइनर टर्म्स भी उन्होंने यूज़ किए थे, जो कि है कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग एंड peer tutoring. राइट, तो इन टर्म्स के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो उनके थियोरी में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, जो सोशल इंटरैक्शन है एंड अपना जो कल्चर है एंड लैंग्वेज है, ये हमारा मेजर चीज़ होता है अपने सोसाइटी में स्टेबल हो पाने का, यानी कि सोशल अपना जो नेचर है उसे इम्प्रूव करने का। राइट, तो सोशल इंटरैक्शन किस तरह से होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में जो अपनी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके साथ ज़्यादा एक बच्चा मिलता है, उनसे अटेंशन उसे मिलता है, जो बॉन्डिंग है उसके साथ उसका अपनी फैमिली के साथ अच्छा होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन में। उस तरह से जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो चाइल्डहुड से लेकर के एडल्टहुड तक वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन उसका होता रहता है। तो इस तरीके से जो वो सोसाइटी में लोगों के साथ मिलता जाता है, इससे उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है, जो कि एक मेजर टूल होता है अपने सोसाइटी में स्टेबल तरीके से रहने के लिए।
राइट। तो उन्होंने बिल्कुल सोशल इंटरेक्शन को ज़्यादा फोकस में रखा था अपनी थियोरी में। थियोरी कुछ इतना नहीं है, जो थियोरी था उसमें सिर्फ 3 मेजर टर्म्स के बारे में उन्होंने कहा कि किस तरीके से अपना जो सोशल इंटरेक्शन है वो अपना इम्प्रूव होता है। तो सोशल इंटरेक्शन अकॉर्डिंग टू विगोस्की 3 मेजर टर्म्स के साथ इम्प्रूव होता है। फर्स्ट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग यानी कि इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय एडल्ट्स, राइट। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि एक बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए हम उसे जो हेल्प देते हैं वो होता है स्कैफोल्डिंग। उससे हम डायरेक्ट करते हैं कि अगर इस तरह से आप करते जाओगे तो आप अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर पाओगे अपने जो भी वर्क है। उसे अगर कोई होमवर्क नहीं आता है, हम उसे स्कैफोल्ड करते हैं, हम उसे डायरेक्ट करते हैं कि अगर इस तरह से तुम उसे करोगे तो तुम्हें रिजल्ट आ जाएगा अच्छा। तो हम जब स्कैफोल्ड करते हैं उससे क्या होता है, उसके दिमाग में जो स्कीमा है वो इम्प्रूव करता है, फिर उसे अपना जो आइडिया है वो डिस्कवर होता है। एडल्ट्स क्या करते हैं, बच्चों के दिमाग में जो होते हैं चीज़ उन्हें बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है, यानी कि उनके अंदर जो टैलेंट है, उनके अंदर जो समझने की कैपेबिलिटी है, कुछ करने की कैपेबिलिटी है, उसे हम डिस्कवर करते हैं। वो उस चीज़ को कर पाएंगे, पर हम अगर उन्हें स्कैफोल्ड करें तो वो उसे अच्छी तरीके से कर पाएंगे और ज़्यादा कम टाइम में वो कर पाएंगे, राइट। तो स्कैफोल्डिंग को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया था। फिर सेकेंड इज मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि जो ज़्यादा जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कौन इंस्ट्रक्शंस देते हैं? जो हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, राइट। किसी भी चीज़ को जो हमसे अच्छा जानते हैं वही तो हमें डायरेक्ट करते हैं, राइट। तो एक बच्चे को अगर कोई चीज़ मालूम नहीं है वो किससे पूछता है? मोर नॉलेजेबल अदर को ही पूछता है, राइट। जो ज़्यादा जानते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जो ज़्यादा जानते हैं। अब हमें यूट्यूब में किस तरह से क्या करना चाहिए था, ऐसे कि थंबनेल भी हमें सेट करना नहीं आता था, तो हमसे जो ज़्यादा जानते हैं हमने उससे इंस्ट्रक्शंस ली। तो इस तरीके से क्या हुआ, अपने अंदर जो कैपेबिलिटी था कि हम वो कर पाएंगे तो उससे हम कर सके, राइट। तो इस तरीके से बच्चों में भी होता है। बच्चे को अगर साइकिल चलाना नहीं आता है, उसे वो चला सकता है, बाय देयर ओन वो चला सकते हैं, पर अगर हम उन्हें स्कैफोल्ड करें, अगर कोई मोर नॉलेजेबल अदर उन्हें स्कैफोल्ड करे तो वो थोड़ा जल्दी सीख सकते हैं, राइट। तो ये होता है मोर नॉलेजेबल अदर, जो कि इस टर्म से ही पता चलता है। थर्ड इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन what children can do with guidance and without guidance। यानी कि बच्चे विदाउट गाइडेंस क्या कर सकते हैं और विथ गाइडेंस क्या कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में देखिए, विथ गाइडेंस एंड विदाउट गाइडेंस, इन दोनों के बीच में जो जोन है उसे हम कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि अगर एक बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आता, वो खुद से सीख सकता है, पर कितना वो खुद से सीख सकता है, कितना हमारे स्कैफोल्डिंग के बाद वो सीख सकता है, राइट। तो ये जो रेंज है इस दोनों के बीच में,
उसे बिना हेल्प किए वो कितना सीखेगा, उसे हेल्प करने के बाद वो कितना सीखेगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि इम्प्रूव करता है हमारी हेल्प से। यानी कि जो मोर नॉलेजेबल अदर हैं उनके जो स्कैफोल्डिंग है उसकी वजह से ये जो डिफरेंस है वो कवर अप हो पाता है और अच्छी तरीके से अपना बच्चा कोई भी चीज़ को सीख पाता है। तो इन 3 टर्म्स को उन्होंने नज़र बताया था। जो माइनर टर्म्स उन्होंने बताया था वो थे कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है, हम बच्चों को कुछ एक ग्रुप बनाकर हम उन्हें कोई भी प्रोजेक्ट देते हैं। तो उसमें क्या होता है, उनके जो पीयर्स हैं वो उनके साथ मिलते हैं, उनसे कुछ आइडियाज़ वो सीखते हैं, खुद के आइडियाज़ शेयर करते हैं, खुद के फीलिंग्स शेयर करते हैं, खुद वो इम्प्रूव कर पाते हैं, राइट, जो वो हमसे शेयर नहीं कर पाते। यानी कि जो वो अपने पेरेंट्स है या फिर उनके जो टीचर्स हैं हमारे साथ जो वो शेयर नहीं कर पाते वो शेयर करते हैं अपनी पीयर ग्रुप के साथ। जो खुराफाती आइडियाज़ हैं वो सिर्फ अपने पीयर के साथ ही डिस्कस करते हैं, राइट। तो इसी तरीके से जो स्कीमास है, नए नए आइडियाज़ हैं वो उनके अंदर डेवलप करता है और उन्हें मज़े भी आते हैं कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए। अगर एक बच्चे को आप आइसोलेटेड करके एक प्रोजेक्ट दे दो उसे बहुत टाइम लग जाएगा उस चीज़ को करने के लिए। जब एक ग्रुप में दे दो उन्हें फ़न भी आएगा और वो अच्छी तरीके से उसे करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों के बीच में भी थोड़ा बहुत कंपटीशन चलेगा। तो इस तरीके से जो कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग होता है ये हेल्प करता है अपने सोसाइटी में सोशल नेचर पैदा करने का बच्चों में। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग यानी कि क्या, पहले हम बच्चों को कुछ सिचुएशन देते हैं और उन्हें प्रेडिक्ट करने के लिए कहते हैं। उन्हें कोई भी एक सिचुएशन दे दो, जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हो पहले क्या करना है, उसे एक सिचुएशन दे देना है उससे लिंक्ड जो होता है। तो प्रेडिक्ट करने के लिए कहा जाएगा पहले, फिर क्या आएगा, क्लैरिफिकेशन। अपने क्लास में सारे बच्चे तो उस सिचुएशन को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर प्रेडिक्ट कर भी पाएँ तो अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, जब हम पहले प्रेडिक्ट करने के लिए एक सिचुएशन देते हैं जो कि अपने टॉपिक के साथ लिंक्ड अप होता है, फिर उसे हम क्लैरिफाई करते हैं, हर एक टर्म को हम उनसे पहले पूछते हैं, फिर उनके ओपिनियन लेते हैं, फिर उन्हें क्लैरिफाई करते हैं कि हाँ ये टर्म ये होता है, उसकी जो मीनिंग्स है उसे क्लैरिफाई करते हैं, अच्छे तरीके से उन्हें बताते हैं कि हाँ ये चीज़ ये है, और इस सिचुएशन के बारे में हम एग्जैक्टली उन्हें अच्छी तरीके से बताते हैं। क्लैरिफिकेशन करने के बाद क्या करते हैं, हम समराइज़ करते हैं, राइट। उसके बाद हम पहले से एंड तक एक सिचुएशन को और जो टॉपिक है अपना उसे हम समराइज़ करते हैं। समराइज़ करने के बाद हम फिर क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, प्रिडिक्शन, क्लैरिफिकेशन, फिर समराइजेशन, फिर क्वेश्चनिंग, तो ये जो प्रोसेस है हम इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है अपनी क्लास में सोशल नेचर पैदा करने का। और हम टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, फिर फीलिंग शेयरिंग होती है, राइट, इन सब चीज़ों के लिए ये रेसिप्रोकल टीचिंग अच्छा काम आता है। नेक्स्ट इज़ पीयर ट्यूटोरिंग। पीयर ट्यूटोरिंग यानी कि अपने जो पीयर्स हैं, जो बातें वो हमसे शेयर नहीं करते, राइट। कुछ बच्चे शाय होते हैं, शाय नेचर के होते हैं, जो हमसे बात अच्छे से फ्रैंकली नहीं कर पाते। तो वो बच्चे क्या करते हैं,
अपने जो ग्रुप के लोग हैं, ग्रुप के जो पेयर्स हैं, उनके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलते हैं। और जो पेयर ग्रुप है उनके साथ वो अपने डाउट्स भी शेयर करते हैं। हर एक बच्चा हमसे डाउट पूछता नहीं है, वो अपनी फ्रेंड से पहले पूछता है। हम भी वैसे करते थे, राइट, कभी कभी। तो जो पेयर्स हैं उनसे वो अपने डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं, जो कि ज़्यादातर अच्छा होता है उनके लिए। उनसे वो फ्रैंकली अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। फिर अगर फिर भी वो क्लियर नहीं हो पाया तो वो टीचर से पूछते हैं, राइट। इस तरीके से क्या होता है, अपने जो फ्रेंड्स हैं वो उन लोगों के साथ कम शाय नेचर के बात करते हैं। ज़्यादा शाय हो भी तो फिर भी वो अपनी पेयर के साथ अच्छे से घुलते मिलते हैं। इससे अपना जो सोशल नेचर है उनके अंदर वो डिस्कवर हो पाता है। इस तरीके से अपना जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट है इम्प्रूव होता रहता है अपने लाइफ टाइम में। तो ये तो रहा अपना थियोरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और भी काफ़ी सारे थियोरीज से, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।